नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर नूतन पांडे जी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हैं अधिकारी के रूप में आप। और आपने सबसे बड़ी बात यह है कि रशियन भाषा में, रशियन व्याकरण पर आपने PhD की है। और इसके अलावा आपने रशियन की जो लोक कथाएँ हैं, बहुचर्चित लोक कथाएँ, उनका हिंदी में अनुवाद भी किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला लेखिका सम्मेलन में आप अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने जो रूसी भाषा की लोक कथाओं का अनुवाद किया, तो उनमें आपने क्या पाया? हम बचपन से हम सब ने लोक कथाओं के बारे में हम सुनते आए हैं। लोक कथाएँ हम हमारे माता पिता, दादा दादी कहानियाँ सुनाते आए हैं हम लोगों को। तो 2-3 बातें मुझे लगा कि जो हर देश की, भारत और रूस की ही नहीं, पूरे विश्व में जो लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं वो समान है बहुत स्तर पर। उनके पात्र एक से होते हैं, विलेन होते हैं, परियाँ होती हैं, उनमें चुड़ैलें होती हैं, और एक दैवी शक्ति होती है जो पीड़ित का सहायता करती है, राजकुमारियाँ होती हैं, राजकुमार। तो एक हम कह सकते हैं कि लोक कथाओं में एक समानता होती है जो पूरे उसको जोड़ती है, क्योंकि लोक कथाएँ लोक मानस से जुड़ी हुई होती हैं। इनका संबंध साहित्य से नहीं होता है, ये मौखिक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, और थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने बहुत सारी लोक कथाओं का अनुवाद किया रूसी भाषा की, तो बहुत सारी जानकारी मुझे ऐसी मिली जो एक तरह से शोध का विषय हो सकती है हमारी। हम उस पर शोध कर सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह के सामने और किस तरह का विषमता लोक कथाओं में मिलती है, क्योंकि समाज लोक कथाओं में सामने आती है। ये जो आपने जो अनुवाद किए, ये प्रकाशित हुए? जी, ये अनुवाद प्रकाशित हुए हैं कहानी के, और ये अभी उपलब्ध भी है। अच्छा, पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। अच्छा। पुस्तक छपी है मेरी, चरवाहे की बेटी तथा अन्य लोक कथाएँ, नाम से छपी है जी। एक लोक कथा पूरा, उसमें 10-12 हमारी लोक कथाएँ हैं। उसके पश्चात धीरे-धीरे अलग-अलग भी अनुवाद उनके छपते रहते हैं जी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, जैसे आपने बताया, प्रवासी साहित्यकारों के लिए क्या भूमिका है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय से इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। इसके पीछे भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय रहा। मैंने विदेश मंत्रालय में एक पद आया था, द्वितीय सचिव भाषा और संस्कृति का, मॉरिशस में, भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत। तो प्रतिनियुक्ति के आधार पे मैं वहाँ पर गई थी काम करने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के एक अधिकारी के रूप में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कार्य ये नहीं है, प्रवासी से साहित्य से कोई संबंध नहीं है उसका संबंध जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं उनको हिंदी सिखाना, कैसे उनको हिंदी सिखाएं, कैसे उनका हिंदी के विकास को बढ़ावा देना, हिंदी का पाठ्यक्रम बनाना, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी सीखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ग्लॉसरीज बनाना, कोश बनाना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपकी तो इसकी निदेशालय में कोई हिंदी मैगजीन भी निकलती है? जी, निदेशालय की भाषा पत्रिका निकलती है, द्विमासिक पत्रिका है ये। भाषा पत्रिका है जिसमें साहित्य से संबंधित आलेख आते हैं, कहानी, उपन्यास। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो भारतीय भाषाओं की पत्रिका है, इसमें जो भारतीय भाषाओं की हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं उसके हिंदी अनुवाद आते हैं। उनकी जो कविताएं जो दूसरी भाषाओं में लिख रहे हैं, भारतीय भाषाओं में, उनकी अनुवाद प्रकाशित की जाती है, यात्रा संस्मरण और पुस्तकों की समीक्षा। तो एक बहुरंगी पत्रिका है, और इसकी बहुत मतलब पाठकों के बीच में बहुत इसकी अच्छी मांग है। आप प्रवासी साहित्यकारों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? जी, प्रवासी साहित्यकार, जब मैं मॉरिशस, मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा पहले। जब मैं मॉरिशस गई तो मैंने वहाँ पर देखा सभी लोग जो वहाँ पर हिंदी, जो भारतवंशी हैं, जो हमारे मॉरिशस के भाई बहन हैं, लगभग 68% जनता वहाँ की भारतीय है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सब तरह के भारतवंशी, तमिल है, तेलुगु है, सबसे ज़्यादा हिंदू है वहाँ पर। और जो सरकारी हैं, जब 1968 में मॉरिशस स्वतंत्र हुआ था, तब से लेकर आपको आश्चर्य होगा कि जो वहाँ
के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। तो उसके पीछे जब मैंने देखा कि ऐसा क्या कारण है कि वो हमें इतने सम्मान से देखते हैं। आपने सुना भी होगा कि मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है, भारत से अलग एक और भारत माना जाता है। तो मैं उनके साहित्यकारों से मिली, वहाँ के लोगों से मिली, तब मुझे पता चला कि लगभग 200 वर्ष पूर्व जो हमारा उत्तर पूर्वी देश है हमारे, जिनमें बनारस आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, वहाँ से लोगों को मजदूर बनाकर अंग्रेज ले गए थे और उनसे कहा गया था कि आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ के पत्थरों को खोदेंगे तो उसमें से सोना निकलेगा। एक लालच देके उनको ले जाया गया था और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको बिल्कुल उसके विपरीत उनको माहौल मिला, उनको बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि रक्त और श्वेत से उन्होंने अपनी परिश्रम से अपनी कहानी लिखी है मॉरिशस की। उन्होंने बहुत अन्याय सहे भारतीय मजदूरों ने, जो हमारे भारतीय मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर उनको कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर एग्रीमेंट शब्द से बना है। वो एग्रीमेंट के तहत ले जाए जाते थे 5 साल के एग्रीमेंट में, जिसमें उनको बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता था। वो बेचारे जो भारतीय मजदूर थे वो अनपढ़ अशिक्षित होते थे, उनको एग्रीमेंट शब्द का अर्थ नहीं पता था, वो उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो बिगड़ के अपभ्रंश होते होते उसको गिरमिटिया हो गया, एग्रीमेंट से गिरमिटिया शब्द बन गया और हमारे जो मजदूर भाई थे वो गिरमिटिया मजदूर कहे जाने लगे। तो इस तरह से एक कहानी चलती गई। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया वहाँ पर, मजदूरी गन्ना खेतों में उनसे काम कराया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, जो भारतीय मजदूर हम कहते हैं, भारत के लोगों में परिश्रम का एक वो है, जुनून होता है और अपनी अस्मिता की रक्षा करने का सबसे बड़ा। तो उन्होंने वो अपने साथ रामायण और हनुमान चालीसा ले लेते। जब वो बहुत परेशान होते थे तब वो रामायण सब बैठ के मिल के रामायण का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। धीरे धीरे अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने वहाँ के खेत खरीद लिए, वहाँ के जमींदार हो गए और धीरे धीरे आज वो उन्होंने अपने संघर्षों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने अपनी यूनियन बनाई महात्मा गांधी के सहयोग से। उसके पश्चात कहानी ये हुई कि आज हमारी जो वहाँ की सरकारें हैं वो भारतीय लोग ही चला रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए एक सुखद है कि हमारे यहाँ से गए हुए 200 साल पहले हमारी जो लोग भारतीय गए हुए थे वो उस देश की बागडोर संभाल रहे हैं। तो मैंने वहाँ देखा उनको, जो आपने बोला कि प्रवासी साहित्य, जो ये मजदूर थे उनके रग रग में भारत बसा हुआ था, भारतीयता बसी हुई थी। हमारे लोक जो थे, हमारे लोक संस्कार, रीति रिवाज, लोक साहित्य, जो आपने यहाँ पर भोजपुरी गीत नहीं सुने होंगे, वहाँ पर भोजपुरी गीत, भोजपुरी संस्कार गीत, भोजपुरी के जो विवाहों में देखिए, आपके विवाहों में बिल्कुल उसी तरह का जैसे हमारे यहाँ के जो गांव के परिप्रेक्ष्य में शादियाँ विवाह होते हैं, ठीक उसी तरह के विवाह वो आज भी उन संस्कारों को लेके चल रहे हैं। तो जो भारत से प्रेम था उन्होंने वो छोड़ा नहीं उनके पूर्वजों ने, और किसी न किसी तरह भारत से अपने को जोड़े रखा और आज वो भारत के लिए लिख रहे हैं, भारत हिंदी में साहित्य लिख रहे हैं। और बहुत अभिमन्यु अनंत का नाम सुना होगा आपने, रामदेव धुरंधर जी का सुना होगा, प्रहलाद रामशरण का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी पूरे साहित्य वैश्विक स्तर पे अपनी साहित्य में पहचान बनाई है और हमारी हिंदी को समृद्ध किया है। तो ये हमने आज आपके मंच के माध्यम से उन सभी गिरमिटिया मजदूरों को और जो वहाँ के साहित्यकार हैं, जो वहाँ के प्रवासी साहित्यकार हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि वो हमारी भाषा को जीवित रखे हुए हैं, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं और न केवल जीवित रखे हैं बल्कि अपने जो नई पीढ़ी है उनको हस्तांतरित करके उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद है हम सबके लिए। ये जो सम्मेलन में आज आप आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो अभी तक एक बार मुझे मौका मिला था अखिल भारतीय लेखिका संघ में भाग लेने का, जिसमें पूरे भारत की लेखिकाएँ थी। आज दूसरा मौका, वो 3 दिन का समारोह था मॉरिशस में, खुद मैंने ही आयोजित करवाया था। उसमें गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी, स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी, और बहुत सारी विश्व भर की साहित्यकार लेखिकाएँ उपस्थित हुई थी। और मॉरिशस में इस तरह का पहला प्रयास था और बहुत सराहा गया था। पूरे मॉरिशस की महिला साहित्यकार इकट्ठी हुई थी और आज दूसरा मौका मुझे यहाँ पर मिला है,
जहाँ पर देश विदेश से इतनी सारी महिला साहित्यकार उपस्थित हुई हैं। अपने विचार जो सत्र देख रही हूँ मैं, जो इनके प्रोग्राम हैं वो इतने कहते हैं कि ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग और एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, संवाद करेंगे। तो ये एक जो महिलाओं के लिए जो एक दृष्टिकोण सामान्य सा ये होता है कि घरेलू महिलाएं हैं, किटी पार्टी करती हैं या केवल बातचीत में ही अपना समय बर्बाद करती हैं, वो इस धारणा को हम नकारते हैं इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से, क्योंकि प्रतिभाएं हैं जिनको सामने लाना है, जिनको पूरे विश्व के सामने हमें दिखाना है कि महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, कर सकती हैं और उनको कहते हैं कि समाज को बदलने की, समाज को खूबसूरत बनाने की शक्ति केवल महिलाओं में ही होती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.